गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट टू चेंज वंस नेम और सरनेम। ये टॉपिक आपके पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट है। तो राइट टू चेंज जो है वो एक राइट टू लाइफ का ही पार्ट होता है। ऐसा हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद और दिल्ली ने जो है रिसेंटली रूल किया है। तो अभी केसेस क्या थे? केसेस ये थे कि कुछ जो लोग हैं उन्होंने कोर्ट्स में केस फाइल किए थे, पटिशन फाइल की थी, खासकर दिल्ली हाई कोर्ट और जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कि उनको कुछ कास्ट एट्रॉसिटीज़ उन्होंने सफ़र की हैं, इसीलिए उन्होंने अपना सरनेम चेंज किया है। लेकिन ऑफ कोर्स अभी क्या हुआ था कि सीबीएसई ने रिफ्यूज़ कर दिया उस सरनेम को जो है अपडेट करने के लिए, और उसकी वजह से जो है उन्होंने पटिशन फाइल की थी कोर्ट में। ऐसा ही जो है एक और केस में हुआ, और उसमें भी जो है स्टेट ने आर्ग्यू किया कि ये राइट टू चेंज वंस नेम ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो इसके लिए उनको जो है अपना नाम चेंज नहीं करने दिया गया था। अब हाई कोर्ट्स ने क्या बोला है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि इसको आर्बिट्रेरली रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वायलेशन करेगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पटिशनर, और ये राइट टू प्रिवेसी का भी पार्ट है। और जो है आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि अगर कोई सोशल स्टिग्मा और डिसएडवांटेज को जो है ओवरकम करने के लिए अपना नाम चेंज कर रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके पास वो राइट है। अगर उन्होंने कोई डिसएडवांटेज सफ़र की है उस वजह से, या कोई सोशल प्रेजुडिस सफ़र किया है, तो उनको जो है वो एंटाइटलमेंट है कि वो अपना राइट या फिर अपने आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। अब हाई कोर्ट्स जो है उन्होंने ये भी बोला है कि ये आता है आपके आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर, और जो कि हमारा सिर्फ राइट टू लाइफ ही नहीं है, राइट टू लिव विद डिग्निटी भी है। तो ये आपके राइट टू आइडेंटिटी जो है वो राइट टू लिव विद डिग्निटी के अंदर ही आएगा। तो ओवरऑल जो है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के अंदर ये कंसेप्ट को डाला गया है। उन्होंने बोला कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली जा सकती हैं, क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट तो नहीं है आर्टिकल 21, तो उसके लिए अंदर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि अगर सिक्योरिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी, इन एक्सेप्शंस के मुताबिक जो है ये राइट टू आइडेंटिटी को भी रिफ्यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मियावाकी फॉरेस्ट। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली अभी मियावाकी प्लांटेशन के बारे में जो है बात की है। मियावाकी फॉरेस्ट टेक्निक जो है एक यूनिक अप्रोच है ई-फॉरेस्टेशन और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए, जो कि जापानीज़ बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने डेवलप की है। 1970s में इसको डेवलप किया गया था। इस मेथड में क्या होता है कि डेंस मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट जो है वो डेवलप किए जाते हैं, जो कि रैपिडली ग्रो कर सकें और नेचुरल बायोडाइवर्सिटी ऑफ नेटिव फॉरेस्ट को जो है वो मिमिक कर सकें। तो इसमें क्या किया जाता है, 2 से 4 जो है अलग अलग टाइप्स के इंडिजिनस ट्रीज़ लगाए जाते हैं विद इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, आई एम सॉरी मीटर, और ये ट्रीज़ जो हैं वो धीरे धीरे सेल्फ सस्टेनिंग बनने लगते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो नेटिव स्पीशीज़ हैं उनको इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लगाया जाता है कि जिससे क्या होगा कि कैनोपी बहुत क्लोजली जो है वो डेवलप हो, और सनलाइट जो है वो ग्राउंड में ना पहुंच पाए, जिससे कि वीट ग्रोथ ना हो पाए। सॉइल भी प्रिपेयर की जाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल डाला जाता है उसमें, मल्चिंग भी की जाती है ताकि जो है फॉरेस्ट फ्लोर का जो मॉइस्चर है उसको रिटेन रखा जा सके, वीड ग्रोथ को जो है वो सप्रेस किया जा सके, ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव किया जा सके, और इसकी रेगुलर मेंटेनेंस भी लगती है, वाटरिंग, वीडिंग, मॉनिटरिंग, ये सब किया जाता है इनिशियल ईयर्स में। लेकिन एक बार ये जब किया जाता है तो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ये बहुत जल्दी से डेवलप हो जाता है। अब यही इसके बेनिफिट्स हैं। रिमार्केबल ग्रोथ देखी गई है इसमें, 10 टाइम्स फास्टर जो है वो ग्रोथ होती है फॉरेस्ट की, 30 टाइम्स डेंसर होते हैं, और 100 टाइम्स जो है वो मोर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। धीरे धीरे जो है ये बर्ड्स, इंसेक्ट्स और अदर वाइल्ड लाइफ के लिए थ्राइविंग हैबिटेट बन जाता है। सॉइल क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। इस टेक्निक का यूज़ करते हुए खासकर अर्बन एरियाज़ में जो है वो एज अ साउंड बैरियर जो हम फॉरेस्ट बना सकते हैं। नेचुरल स्पॉन्जेस का काम करते हैं ये, वाटरफॉल आई एम सॉरी रेनफॉल और रन ऑफ द वाटर जो है उसको जो है रिड्यूस करने का काम करते हैं, और इवन सरफेस टेम्परेचर्स को भी रेगुलेट करते हैं, जो कि आपके अर्बन एरियाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। IFAD ने इंडिया को जो है वो लॉड किया है, क्योंकि इंडिया ने जो है मिलेट्स के ऊपर फोकस रखा है, और इंडिया ने 1.8 मिलियन टन्स ऑफ वीट जो है 18 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किया है, जो जिन कंट्रीज़ में खासकर एक्यूट शॉर्टेज चल रही थी फूड की। तो IFAD एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। 1977 में इसको बनाया गया था UN जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन द्वारा।
रोम में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप का ही पार्ट है। इसका एक गवर्निंग काउंसिल होता है जो इसकी प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। इसका फोकस जो है रूरल पॉवर्टी रिडक्शन पर खासकर रहता है। रूरल पीपल को जो है फूड सिक्योरिटी उनकी इंक्रीज़ करने के लिए उनको एम्पावर करने का काम ये करता है, चाहे ग्रांट्स हो चाहे लो इंटरेस्ट लोन्स हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो कि फूड सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मिलेट्स क्या है। मिलेट्स जो है कोर्स ग्रेन्स होते हैं जिनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, रिच इन प्रोटीन होते हैं, विटामिन मिनरल्स फाइबर्स, बहुत कम पानी चाहिए होता है इनको और ग्राउंड फर्टिलिटी चाहिए होती है, और ये हार्श इन्वायरमेंट्स को भी सर्वाइव कर सकते हैं और इवन लेस फर्टाइल सॉइल में भी जिनको कल्टिवेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं तापस यूएवी। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी ने जो है और DRDO ने सक्सेसफुली ट्रांसफ़र ऑफ कमांड और कंट्रोल कैपेबिलिटीज़ कर दी हैं तापस अनमैन्ड एरियल व्हीकल की। तापस जो है वो एक, इसका नाम तापस BH है, बियॉन्ड होराइजन, और ये डिज़ाइन डेवलप किया गया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा, और इसको सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस के रोल्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। रियल टाइम हाई क्वालिटी पिक्चर्स एक्वायर करना इसका काम है, और ये 28,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे भी ऑपरेट कर सकता है 18 घंटे तक। ठीक है, ये पेलोड लगभग 350 kg तक का लेके जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड इसकी 225 किलोमीटर पर आवर है, और इसको रिमोटली भी कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ फिशिंग। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो है हाई सीज फिशिंग के लिए निकाल दी हैं 2022 की जो है ये गाइडलाइंस है एक्चुअली, और केरला के स्टेट फिशरीज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने फैसला लिया कि वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे, पहले तो हम देखते हैं कि गाइडलाइंस क्या हैं। अब ड्राफ्ट गाइडलाइंस की इसलिए ज़रूरत थी क्योंकि हाई सीज़ में जो है ऑपरेट किया जा रहा है इंडियन जो है वेसल्स द्वारा, बिना किसी प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, तो इसके लिए ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस ज़रूरी हो गई थी। तो ड्राफ्ट गाइडलाइंस क्या कह रही हैं कि डीप सी फिशिंग में अगर कोई एंगेज है कोई पर्सन, तो उसको वैलिड परमिट लेना पड़ेगा इशूइंग अथॉरिटी से। परमिट फ़ी बहुत रखी गई है हाई। 24 मीटर लॉन्ग की अगर वेसल है तो 5 लाख रुपए की परमिट फ़ी है। 15 मीटर और 24 मीटर के बीच की अगर कोई बोट है तो उसके लिए 1 लाख रुपए की परमिट फ़ी रखी गई है, और ये परमिट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और फिशरीज़ मिनिस्ट्री से मिलेगा। अब इसमें कंसर्न्स यही हैं कि एक तो लाइसेंस फ़ी जो है वो बहुत ही हाई है, और इवन जो है पहली बात तो आप हाई सीज़ में जो है फिशिंग करना अलाउ कर रहे हो, यही अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि उसको तो प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है हमें। फिर इंडियन मरीन फिशरीज़ रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर गाइडलाइंस इशू करने की बजाय सिर्फ नॉर्मल गाइडलाइंस इशू की गई हैं या रेगुलेशंस इशू की गई हैं जो कि इन्फोर्सेबल उस लेवल की नहीं होंगी जितनी कि एक लॉ के अंदर अगर कोई गाइडलाइंस हो वो इन्फोर्सेबल की जा सकती हैं। अब इश्यूज़ यही रेज़ किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हाई सीज़ में जो है ये राइट्स को हैंडल करवाना, इससे मोनोपोलीज क्रिएट होंगी क्योंकि जो है छोटे किसान तो जो है या छोटे जो फिशरमैन हैं वो इन परमिट फ़ी को जो है वो जो है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। फिर जो है बड़ी कंपनीज़ जो हैं जो हाई सीज़ में ऑपरेट करने के लिए जिनके पास बड़ी फ़िश बोट्स हैं या फिशिंग वेसल्स हैं, वो ऑफ कोर्स इसको जो है मोनोपोलाइज़ कर लेंगी। गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट रखा है कि आप लार्ज वेसल्स का इस्तेमाल करते हुए जो है हाई सीज़ को जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि विद परमिट्स ही जो है ये जो है इस रिसोर्स को टैप किया जा सके। अब वे फॉरवर्ड यही है कि ऑफ कोर्स फिशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ जो है मैरीटाइम स्टेट्स जितनी भी हैं उनको जो है वो उनके साथ कोऑपरेट किया जाए यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एंड फिशरीज़ द्वारा, ताकि लाइसेंसेज और जो है इंस्पेक्शंस जो है करने में आसानी हो। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ फिशिंग फ्लीट करने की भी ज़रूरत है ताकि ट्रेडिशनल फिशरमैन भी जो है उनको बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गांधी पीस प्राइज़ 2021, आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। गांधी पीस प्राइज़ जो है 2021 का, उसको गीता प्रेस गोरखपुर के लीज को जो है कॉन्फर किया गया है। एक एनुअल अवार्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में जो है इंस्टीट्यूट किया था 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी पे, और ये ओपन है हर पर्सन के लिए, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी, रेस, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड या जेंडर का हो। इसमें 1 करोड़ तक के जो है वो अवार्ड मिलता है और साइटेशन दी जाती है। अब गीता प्रेस अगर हम देखें तो 1923 में इसको बनाया गया था। गीता प्रेस वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिशर्स में से एक है। लगभग 41.7 करोड़ बुक्स इन्होंने अभी तक 14 लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग 16.21 करोड़ भागवत गीता जो है इन्होंने पब्लिश की हैं।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लीड सर्टिफिकेशन, एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इंक्लूसिव के जो है द्वारा कहा गया है कि इंडिया जो है फर्स्ट रैंक पर है ग्लोबली लीड सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में, इवन यूएस और चाइना से भी ज़्यादा। ठीक है, लीड सर्टिफिकेशन वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली यूज ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम है। ये वर्चुअली ऑल बिल्डिंग टाइप्स के लिए जो है अवेलेबल है। जो भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है उसको जो है पॉइंट्स दिए जाते हैं कि किस तरह से कार्बन, एनर्जी, वाटर, वेस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल्स, हेल्थ एंड इंडोर इन्वायरमेंट क्वालिटी पर ध्यान दिया गया है। और सर्टिफिकेशन जो है वो 40 टू 49 पॉइंट्स पर सिल्वर जो है लेवल जो है मिलता है। सर्टिफाइड जो है 40 टू 49 पॉइंट्स पर, सिल्वर जो है वो 50 टू 59 पॉइंट्स पर, गोल्ड और प्लेटिनम ऐसे लेवल जो हैं वो दिए जाते हैं कोई भी बिल्डिंग को या जो है प्रोजेक्ट को। ये रेटिंग सिस्टम जो है यूएस की जो है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली कहा है कि उनको ये जो सीरीज़ ऑफ डिस्ट्रप्शंस देखने को मिले थे उनके प्लेटफॉर्म्स पर, वो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक की वजह से हुआ था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक क्या होता है? एक अटैम्प्ट है नॉर्मल ट्रैफिक जो है आपके सर्वर के ऊपर जो है आ रहा है उसको डिसरप्ट करने का बाय यूजिंग अ फ्लड ऑफ इंटरनेट ट्रैफिक। ठीक है, आपकी वेबसाइट पर या आपकी सर्विस पर इतने ज़्यादा जो है यूज़र्स को जो है भेज दिया जाएगा यूजिंग सर्टेन बॉट्स, ताकि आपका जो है वो सर्वर जो लेजिटिमेट यूज़र्स हैं वो एक्सेस ना कर पाएँ और वो क्रैश हो जाए। ठीक है, तो ये DDoS असॉल्ट जो है वो आपकी कोई सिक्योरिटी को नहीं जो है वायलेट करना चाहता, बस आपकी जो है वेबसाइट या सर्वर को अनअवेलेबल करना चाहता है लेजिटिमेट यूज़र्स के लिए के यूज़ के लिए। तो ये इसका यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्टेड मशीन्स के का यूज़ करते हुए बॉट्स बनाए जाते हैं और विक्टिम का जो सर्वर है उसको जो है वो बहुत सारी जो है बॉट की रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं उस IP एड्रेस पर, ताकि वो सर्वर जो है वो क्रैश हो जाए या ओवरवेल्म हो जाए। ठीक है, एक DOS अटैक होता है, एक DDoS अटैक होता है। DOS अटैक में क्या होता है, जनरल डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में क्या होता है कि एक ही सिंगल इंटरनेट कनेक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है एक सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी को जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए फेक रिक्वेस्ट जनरेट करके। लेकिन DDoS अटैक में थाउजेंड्स या इवन मिलियंस ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UN हाई सीज ट्रीटी, इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस ने सबसे पहली इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो अडॉप्ट कर ली है जो कि हाई सीज़ को जो है वो गवर्न करेगी और रिमोट इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट करेगी, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए वाइटल है। तो ये हाई सीज़ क्या हैं? ये पार्ट ऑफ द ओशन है जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में नहीं आते हैं और ये वो एरियाज़ ऑफ द ओशन है जो जहाँ पर कोई भी नेशन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उसको मैनेज करने की। तो UN हाई सीज ट्रीटी UN क्लॉज का ही पार्ट होंगी और ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन के नाम से, एग्रीमेंट के नाम से जानी जाएगी। ये पहला इंटरनेशनल लॉ होगा जो किसी तरह से 2/3 ऑफ द ओशन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो काम करेगा और ये लीगली बाइंडिंग होगी। अब इसके अगर हम प्रोविजंस देखें तो इसमें ओशन सिस्टम्स जो है उनको क्लासीफाई किया गया है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, जो कि खासकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये हाईली रेगुलेटेड जोन्स होंगे। अब जो है कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो है मीटिंग हुई थी मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, उसमें कहा गया था कि लगभग 30% ऑफ डिग्रेडेड कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम जो है उनको रिस्टोर किया जाएगा बाय 2030। और जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं वो ऑफ कोर्स इसमें हेल्पफुल रहेंगे हमारे इसको जो है वो एक तरह से प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि और क्या इसके प्रोविजंस हैं। इसमें कहा गया है कि जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मरीन ऑर्गेनिज्म से जनरेट की जा रही हैं या कोई भी बेनिफिट जनरेट किया जा रहा है उस पर कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंट्रोल नहीं होगा। ये सब के लिए ओपनली एक्सेसिबल रहेंगे ये नॉलेज। ठीक है, जो हाई सीज जो हैं उनको भी ओपन टू फॉर यूज़ रखा जाएगा बाय ऑल कंट्रीज़ और इसके जो भी बेनिफिट्स होंगे या फिर जो भी इस रिसोर्स जो भी इसके जो मेजर एक्टिविटीज़ जो की जाएंगी रिसोर्सेज को वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो है वो शेयर किया जाएगा। फिर इसमें ये कहा गया है कि आइलैंड स्टेट्स जो हैं, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स या लैंड लॉक नेशंस जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, उनको मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करने का जो है वो हेल्प किया जाएगा कंजर्वेशन करने के लिए हाई सीज़ की। एक न्यू बॉडी भी बनाई जाएगी जो कि मैनेज करेगी ओशन लाइफ और जो है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इस्टेब्लिश करेगी हाई सीज़ में।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। गवर्नेंस के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपने 20th फाउंडेशन सेलिब्रेट किया है, 20th फाउंडेशन डे। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनीज एक्ट में इसको बनाया गया था 2003 में, ताकि इंटरनेट पेनिट्रेशन और अडॉप्शन को जो है इंडिया में इंक्रीज़ किया जा सके। और ये कई तरह की सर्विसेज देती है। जो 4 मेन सर्विसेज हैं वो हैं कि इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स बनाकर देती है, जो हमारा डॉट इन या फिर इंडिया का जो डोमेन है उसको जो है ये बिल्ड किया है इसने, निक्सी ने। निक्सी जो है ये आपके इंडियन रजिस्ट्री भी है इंटरनेट नेम्स और नंबर्स का। डेटा सेंटर सर्विसेज भी देती है, ये डेटा स्टोरेज सर्विसेज भी देती है सीएससी के साथ मिलकर। ठीक है, तो कई तरह की सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पर मेंशन भी की गई हैं, इनिशिएटिव्स इसके, जिसको आप एक रीडिंग दे सकते हो। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is right to change one's name or surname. This topic is important for your polity section. So recently there were certain petitions filed in the high courts of India, especially the Allahabad and Delhi High Court, regarding the right to change one's name or surname, being a part of right to life under Article 21. So certain petitioners filed before the high courts that they have suffered caste atrocities and they wanted to change their surname or their name, but they were denied to do so by certain authorities, including the CBSC, and it was argued that the right to change one's name is not an absolute right. But the Allahabad High Court has ruled and the Delhi High Court has ruled that this is violation of fundamental rights of these petitioners, because this is also of course falling within the right to privacy. And if there is if there is a person who has suffered certain social stigma or disadvantage by their identity, they have every right to have a different identity. And if they have suffered any disadvantage on account of their surname or faced social prejudices due to it, they are entitled to change their identity. So the High Court said that this comes under the right to life, or particularly under the right to live with dignity. So we cannot deny them the right to have to change their name. Okay, so of course there would be certain restrictions which are applicable under Article 19 clause 1 and 2, which says that the state can of course and the state can enforce certain restrictions under this Article 21 in the name of security and sovereignty of India, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, because even this right to change one's name is not an absolute right. The next topic is Miyawaki forests. This topic is important for your environment section. So PM Modi during his Mann Ki Baat address recently spoke about Miyawaki plantation, which is a unique approach to afforestation and ecological restoration, which has been developed by Japanese botanist Akira Miyawaki, and it was developed in 1970s. The method involves creating dense multi-layered forests which would grow rapidly, and it would mimic the natural biodiversity of native forests. So the method involves planting 2 to 4 different types of indigenous trees within every square meter, and slowly these trees would become self-sustaining. So what are the key principles behind this Miyawaki method? So of course our target is to plant numerous native species in close proximity, so that canopy closes quickly. It minimizes the sunlight reaching the ground, which would of course reduce the weed growth. Soil is also prepared by mulching, and there is also organic matter which is added to the soil so as to retain moisture, suppress weed growth and enhance soil fertility. Regular maintenance is conducted, so by watering, weeding and monitoring the forest. What happens after that? Rapid development of forest happens. A remarkable growth rate has been seen, about 10 times faster these forests develop. They are 30 times denser, they are 100 times they have 100 times more biodiversity. They become a thriving habitat for birds, insects and other wildlife. The soil is enriched
soil fertility is enriched and its structure also gets enriched. It can help us to mitigate noise pollution in urban areas by acting as sound barriers, and they can absorb sound waves. Apart from that, they can act as natural sponges. They can absorb rainfall and reduce runoff of surface water. They can also help regulate surface temperatures, particularly in the urban areas where the urban heat island effect is becoming a cause of concern. So the next topic is International Fund for Agricultural Development. This topic is important for your international relations. So IFAD has recently lauded India for reviving focus on millets and for exporting 1.8 million tons of wheat to 18 countries who were facing acute shortage of food last year. So IFAD is a specialized agency of UN, and it's an international financial institution which was established in 1977 through UN General Assembly resolution. So its headquarters is in Rome, and it is a member of the United Nations Development Group. It has a governing council, which is the principal decision-making body of it. It focuses exclusively on rural poverty reduction, and it seeks to empower rural people and to increase their food security. And it also assists vulnerable groups like smallholder farmers, pastoralists, etc. And what are millets? Millets are coarse grains which have a high nutritional value. They are rich in protein, vitamins, minerals, and fibers. They require very less water and ground fertility. They are also able to survive in harsh environments, and they have less fertile soil. So the next topic is Tapas UAV. This topic is important for your security section. Indian Navy and DRDO has successfully carried out the transfer of command and control capabilities of Tapas unmanned aerial vehicle. So Tapas is known as Tapas BH. BH means Beyond Horizon, and it is designed and developed by the Aeronautical Development Establishment of Bengaluru, and it is being developed to carry out surveillance and reconnaissance roles. It acquires real-time high-quality pictures, and it can operate at an altitude of about 28,000 feet with an endurance of over 18 hours. It has a maximum speed of 225 km per hour. It can carry out a variety of payloads up to a maximum of 350 kgs. It can also be controlled remotely. Okay. So the next topic is draft guidelines for regulation of fishing. This topic is important for your environment section. Union government has recently issued draft guidelines on high seas fishing in 2022, and these guidelines are being opposed by Kerala State Fisheries Coordination Committee, and they are saying that they will be launching a protest against it. So what is the need of these draft guidelines? Of course, almost 900 plus numbers of Indian vessels are operating in areas which are outside the Indian EEZ without that is the exclusive economic zones, and they are operating without any protection or security from the government of India. So these guidelines say that anyone who is engaged in deep sea fishing, they should obtain a valid permit. The permit fee for boats has been set high for boats which are 24-meter long, and the cost is 5 lakh rupees permit. The ports between 15 meters to 24 meters, they have to pay 1 lakh rupees for the same. So these licenses would be issued by Union Ministry of Agriculture and Fisheries. So these are the concerns also. So that regulations are acting merely as a guideline, but they're not a part of the proposed Indian Maritime Fisheries Regulation Act. And the idea itself that we can permit all Indian citizens to fish on the high seas is unacceptable. Okay, because it goes against the environment. The license fee is also very high, and that's why the Kerala State Fisheries Coordination Committee is saying that because the small farmers would not be having this capacity to operate in their deep sea fishing vessels, only the rich or the big parties would be able to access these high seas, which would set up monopolies there. That's why they are strongly protesting against it. So the government is saying that the high sea resources were being exploited by large vessels. Now on the by large vessels of several countries, but now
Allowing the Indian vessels to operate with permits would also be helpful for tapping these resources effectively. So, as a way forward, of course, it is important that Agriculture Ministry should cooperate with Fisheries Department of several states or marine states, but in particular, for ease of issuing licenses and conducting inspections. And of course, the traditional fishermen also want the government to support modernization of their fishing fleet and bring them under a vessel monitoring system. So the next topic is Gandhi Peace Prize 2021. This topic is important for your art and culture section. Gandhi Peace Prize for 2021 will be conferred on Geeta Press, Gorakhpur, and this prize was instituted by the government in 1995, and it is open to all persons regardless of nationality, race, language, caste, creed, or gender, and it carries an amount of 1 crore rupees and a citation, a plaque, and an exquisite traditional handicraft or handloom item. And this Gita Press was established in 1923. It is one of the world's largest publishers, and they have published almost 41.7 crore books in 14 languages. So the next topic is LEED certification. This topic is important for environment section. So according to the Green Business Certification, India has ranked first globally in LEED's zero certified green building projects, and it has also surpassed those of the US and China now. LEED certification is the world's most widely used green building rating system. It is available for virtually all building types. And to achieve LEED certification, a project earns points by adhering to certain prerequisites and credits that address carbon, energy, water, waste, transportation, and materials. And this rating system is developed by the US Green Building Council. So the next topic is distributed denial of service. This topic is important for your security section. Microsoft has recently acknowledged that the service disruptions which were experienced by the users on their products was actually a result of a major distributed denial of service attack on their infrastructure. So what is a distributed denial of service or DDoS attack? It is a malicious attempt to disrupt the normal traffic on a targeted server, service, or internet or network. So basically what you do is you do not want to breach the security of that server or website, but you want to overwhelm that website by sending thousands or millions of users or fake users using the bots. Okay, so bots are created, and then of course the victim server or the network is targeted by those bots, and each bot sends request to the targeted IP address, and of course that server or the network becomes overwhelmed, which results in denial of service to the actual users or the legitimate users. Okay, so there is also a DOS, denial of service attack, in which a single internet connection is used to flood a target with fake requests. But in DDoS, thousands or even millions of connected devices are used to fulfill that goal. So the next topic is UN High Seas Treaty. This topic is important for environment section. United Nations has recently adopted the first ever international treaty to govern the high seas and to protect remote ecosystems which are vital to humanity. So high seas are parts of the ocean which are not included in the exclusive economic zones of any country. So they are areas of the oceans where no one nation has sole responsibility for management. So UN High Seas Treaty has been agreed under the UN clause, and it will be commonly known as the Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdictions. It is the first international law which will offer some kind of protection to nearly two-thirds of the ocean. This will be a legally binding treaty also. So what are the key provisions of this treaty? So there has been a focus on marine protected areas, which are parts of the ocean systems, which are under stress due to climate change, or human activities. These will be highly regulated, and currently about 1.44% of high seas are protected, and this trend will be reversed, and now almost 30% of the degraded coastal and marine ecosystems would be effectively restored by 2030. So these guidelines also say, or these regulations also say, that genetic information from marine organisms arising from the high seas would not be included, or would be free from any intellectual property rights control, and this would remain openly available to all. And the high seas or
would also be open for use by all countries. And the result of this exercise is to ensure that the resources or the knowledge that are developed using high seas will be shared with all the international community. It will also help small islands, states, and landlocked nations who do not have the resources or expertise to meaningfully participate in the conservation efforts. For that, a new body will also be created for managing conservation of ocean life and establish marine protected areas in the high seas. So the next topic is National Internet Exchange of India. This topic is important for your governance section. So recently, National Internet Exchange of India has celebrated its 20th Foundation Day, and it was established as in 2003 as a not-for-profit organization under the Companies Act of 2013. And the task is it is tasked with increasing internet penetration and adoption in India. So there are four services, the four major services which are provided by the NICSI. NICSI has helped in setting IXPs, that is the Internet Exchange Points. It is also building the .in domain, digital identity. It is also the Indian Registry for Internet Names and Numbers towards IPv6, and it also gives data center services with in partnership with CSC to help towards data storage services. Apart from that, there are several other initiatives of NICSI which are mentioned here, which you can give it a glance. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.